दोस्तों, आज की फिल्म हमें ऐसी जगह लेकर जाने वाली है जहां से जिंदा वापस लौटना लगभग नामुमकिन माना जाता है। सोचिए, अगर आप अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जाएं और एडवेंचर के चक्कर में ऐसी रहस्यमय पानी की गुफा में फंस जाएं, जहां ऊपर निकलने का कोई रास्ता ना हो, ऑक्सीजन लगातार खत्म हो रही हो और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो, तो ऐसे में बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक छोटी सी गलती इन दोस्तों की पूरी जिंदगी बदल देती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द डेविल्स माउथ। इस फिल्म की शुरुआत कुछ दोस्तों के एक ग्रुप से होती है। इस ग्रुप में सैरा, मैक्स, एड्रियन, जेम्स और ग्रेग शामिल होते हैं। इन सभी की पढ़ाई लगभग पूरी होने वाली होती है, इसलिए वो सोचते हैं कि कॉलेज खत्म होने से पहले एक आखिरी एडवेंचर ट्रिप पे जरूर जाया जाए। इस बार उनकी मंजिल थी थाईलैंड की एक बेहद रहस्यमय और मशहूर जगह, जिसे द डेविल्स माउथ कहा जाता है। अब इस गुफा में जाने से पहले ये सभी दोस्त थाईलैंड के बीचेस पर जाकर मस्ती करते हैं, जहाँ सैरा मुस्कुराते हुए मैक्स से कहती है कि वो थोड़ा समुद्र में तैरने जा रही है। वो उसे पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगी, लेकिन मैक्स हंसते हुए मना कर देती है। इसके बाद सैरा अकेले ही समुद्र में उतर जाती है, जबकि बाकी दोस्त अपनी मस्ती में इतने खो जाते हैं कि उन्हें ये तक याद नहीं रहता है कि सैरा अभी भी पानी के अंदर है। कुछ देर के बाद सभी लोग बोट में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। उधर समुद्र के बीचों बीच सैरा अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। उसके चारों तरफ जहरीली जेलीफिश का एक बड़ा झुंड आ जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो उसे पूरी तरह घेर लेती है। सैरा जितनी कोशिश करती है उतने ही बुरी तरह उसमें उलझती चली जाती है। अब उस जेलीफिश के स्टिंग से उसका पूरा शरीर जलने लगता है और वो दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। इसी बीच बोट में बैठी एक लड़की अचानक घबराकर पूछती है कि सैरा कहाँ पर है। ये सुनते ही सभी दोस्तों के चेहरे उतर जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो सैरा को समुद्र में ही छोड़कर आगे निकल आए हैं। बोट का कैप्टन बिना देर किए तुरंत बोट वापस मोड़ देता है। काफी कोशिशों के बाद वो किसी तरह सैरा को जेलीफिश के झुंड से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो उसकी हालत देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सैरा के पैरों पर जेलीफिश के डंक के गहरे निशान पड़ चुके थे। उसका पूरा पैर बुरी तरह घायल हो गया था और वो दर्द से तड़प रही थी। कुछ देर के बाद वो सभी दोस्त डिनर टेबल पर बैठे होते। तभी सैरा गुस्से में मैक्स से कहती है कि पूरे ग्रुप की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी थी, लेकिन वो अपनी मस्ती में इतनी व्यस्त हो गई कि उसको भूल ही गई थी। अगर आज वो जिंदा बची है तो सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से। सैरा की बातें सुनकर मैक्स को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वो भावुक होकर उससे माफी मांगती है और कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो वादा करती है कि आगे से वो पूरे ग्रुप की सुरक्षा का ध्यान रखेगी और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अगले दिन वो सभी दोस्त फिर से समुद्र में तैरने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार सैरा पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाती है और किनारे पर ही रुक जाती है। उधर पानी के अंदर तैरते समय अचानक मैक्स के पैर से कोई भारी चीज टकराती है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन जब बाकी लोग उसके पास आते हैं और ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो किसी बड़े समुद्री कछुए का आधा खाया हुआ शरीर था। उस कछुए के शरीर पर बड़े बड़े दांतों के गहरे निशान बने हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि शायद किसी बड़ी शार्क ने उसके ऊपर हमला किया है। ये नजारा देखते ही सभी दोस्तों के चेहरों का रंग उड़ जाता है, खासकर सैरा का, जो पहले ही समुद्र में हुए हादसे की वजह से डरी हुई थी। अब उसके मन का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद कहानी अगले दिन की तरफ बढ़ती है। अब आखिरकार सभी दोस्त बोट में बैठकर अपनी असली मंजिल द डेविल्स माउथ की ओर निकल पड़ते हैं, जिसके लिए वो इतनी दूर थाईलैंड आए थे। कुछ देर का सफर तय करने के बाद वो उस रहस्यमय जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक विशाल चट्टान खड़ी थी, जो देखने में किसी राक्षस के चेहरे की तरह लग रही थी। उसकी नुकीली चट्टानें बिल्कुल उसके बड़े बड़े दांत जैसे दिख रहे थे। शायद इसी वजह से इस जगह का नाम द डेविल्स माउथ रखा गया था। थाईलैंड की ये जगह दुनिया भर के एडवेंचर और स्कूबा डाइविंग के शौकीनों के बीच काफी मशहूर मानी जाती है। हर साल हजारों लोग इस रहस्यमय पानी की गुफा को एक्सप्लोर करने यहाँ पर आते हैं। ये सभी लोग अपनी डाइविंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद एक अनुभवी गोताखोर, जिसका नाम रैन होता है, सैरा के पास आता है।
वो उसे कहता है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरे समय वो उसके ठीक नीचे रहेगा और अगर कोई भी परेशानी हुई तो सबसे पहले वही उसकी मदद करेगा। अब रैन की बात सुनकर सैरा को थोड़ी हिम्मत मिलती है। इसके बाद वो अपने सारे डाइविंग इक्विपमेंट्स को एक बार अच्छी तरह चेक करती है और बाकी दोस्तों के साथ इस खतरनाक एडवेंचर के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। सैरा बाकी सभी लोगों से अलग पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने अपना सेफ्टी गियर, रस्सी, चाकू और जरूरत का हर सामान अपने साथ रखा हुआ था, लेकिन उसके बाकी दोस्तों ने इतनी सावधानी नहीं बरती थी। वो सिर्फ टॉर्च लेकर ही गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। अब कुछ ही देर के बाद सभी लोग पानी में उतरते और धीरे धीरे उस रहस्यमय गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनके सामने का नजारा और भी डरावना होता जाता है। गुफा के अंदर मौजूद विशाल और नुकीले चट्टानें बिल्कुल किसी राक्षस के खुले मुंह की तरह लग रही थी। ये सभी दोस्त उस जगह को करीब से देखने लगते हैं। कोई चट्टानों को हाथ लगाकर उनकी बनावट को महसूस करता है, तो कोई उनकी तस्वीर लेने में व्यस्त हो जाता है। तभी उनके साथ आया वो अनुभवी गाइड मैट उन्हें तुरंत रोकते हुए कहता है कि यहाँ की चट्टानों को छूना या नुकसान पहुंचाना सख्त मना है। इस जगह पर जरा सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। मैट की बातें सुनते बाकी सभी लोग बिना समय गवाए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें पानी में सैकड़ों मरी हुई मछलियां तैरती हुई दिखाई देती है। ये नजारा देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। तब मैट उनको समझाता है कि इस गुफा का पानी समुद्र की तरह खारा नहीं बल्कि मीठा है। समुद्र की ज्यादातर मछलियां सिर्फ खारे पानी में जिंदा रह सकती हैं। इसीलिए जब वो गलती से इस गुफा के मीठे पानी में आ जाती हैं, तो उनका शरीर इसे सहन नहीं कर पाता है और कुछ ही समय में उनकी मौत हो जाती है। ये बात सुनकर सभी के मन में डर बैठने लगता है। अब इसी दौरान सैरा बहुत सावधानी से आगे बढ़ रही होती है। वो हर कदम सोच समझ कर रख रही थी और लगातार पानी के अंदर भी नजर बनाए हुए थी। लेकिन तभी अचानक एड्रियन का पैर एक बेहद नुकीली चट्टान से टकरा जाता है। चोट इतनी गहरी थी कि उसके पैर से तेजी से खून बहने लगता है। दर्द की वजह से उसकी रफ्तार काफी धीमी हो जाती है। अब पूरा ग्रुप पहले से भी ज्यादा सतर्क होकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर के बाद वो गुफा के सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंचते हैं। वहां सूरज की सीधी रोशनी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी पूरा पानी हल्के नीले रंग का चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गुफा किसी जादुई रोशनी से भर गई हो। उस नजारे को देखकर कुछ देर के लिए सभी अपना डर और थकान भूल जाते हैं। तभी सैरा उत्सुकता में पानी के अंदर गोता लगाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस ऊपर आती है, उसके हाथों पर ताजा खून लगा हुआ होता है। वो सबको बताती है कि उसको लगता है कि नीचे किसी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उसी समय पानी के बहाव के साथ एक हेलमेट और एक जोड़ी ग्लव्स उनकी तरफ तैरते हुए आते हैं। मैट तुरंत हेलमेट उठाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हेलमेट के अंदर एक बहुत बड़ा टूटा हुआ शार्क का दांत फंसा हुआ था। मैट कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक शब्द बोलता है, शार्क। और इतना सुनते ही सभी लोग घबराकर तुरंत पास की चट्टानों पर चढ़ जाते हैं। मैक्स हैरानी से पूछती है कि आखिर शार्क यहाँ पर कैसे हो सकती है? ये तो मीठे पानी की गुफा है। मैट गहरी सांस लेते हुए बताता है कि हर शार्क सिर्फ समुद्र में नहीं रहती। कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जो खारे और मीठे दोनों तरह के पानी में आसानी से जिंदा रह सकती है। अगर उसका अंदाजा सही है तो इस गुफा में भी उसी तरह की बेहद खतरनाक शार्क मौजूद है। अब पूरे ग्रुप में दहशत फैल चुकी थी। मैट सभी से कहता है कि अगर उन्हें जिंदा बाहर निकलना है तो वो बिना बहस किए उसके पीछे पीछे चले। लेकिन डर इतना ज्यादा था कि कोई भी पानी में फिर से उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार मैट अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला करता है, जबकि बाकी लोग उसी रास्ते से वापस लौटने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर जोरदार हलचल होती है। कुछ समझ आता उससे पहले ही एक विशाल शार्क बिजली की रफ्तार से हमला कर देती है। इस बार उसका निशाना ग्रेग था। कुछ ही सेकंड्स में शार्क उसको पकड़ लेती है और पत्थरों से टकराते हुए गहरे पानी की तरफ घसीट कर ले जाती है। ग्रेग दर्द से लगातार चीखता रहता है, लेकिन इतनी तेजी से हुए इस हमले के सामने कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। ग्रेग को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर एड्रियन खुद को रोक नहीं पाती है। वो उसे बचाने के लिए पानी की तरफ बढ़ती है, लेकिन इस कोशिश में वो खुद भी पूरी तरह घायल हो जाती है।
उसके शरीर से लगातार खून बहने लगता है। सब जानते थे कि खून की गंध शार्क को बहुत दूर से अपनी तरफ खींच लेती है। यानी अब अगर एड्रियन दोबारा पानी में उतरी तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। दूसरी ओर मैट अकेला ही गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तो ऐसा लगता है कि शायद वो सुरक्षित बाहर निकल जाएगा, लेकिन तभी पानी में उसके पैरों की हलचल महसूस करते ही शार्क बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ती है और अगले ही पल पूरी गुफा मैट की दर्दनाक चीख से गूंज उठती है। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि मैट अब जिंदा नहीं बचा है। ये सुनते ही सैरा, मैक्स और जेम्स पूरी तरह घबरा जाते हैं। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि हालात उनके हाथ से पूरी तरह निकल चुके हैं। इसलिए वो फैसला करते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो तीनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और मिलकर ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे की चट्टान अचानक टूट जाती है और एड्रियन सीधे पानी में गिर पड़ती है। अब शार्क को जैसे इसी मौके का इंतजार था, वो तुरंत उसकी ओर झपटती है। हालांकि इस बार हमला करते हुए खुद शार्क दो बड़ी चट्टानों के बीच फंस जाती है। ये देखकर तीनों दोस्तों को लगता है कि शायद यही सही मौका है यहाँ से भाग निकलने का, लेकिन उनकी ये उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही एड्रियन तैरकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, शार्क पूरी ताकत से खुद को चट्टानों से छुड़ा लेती है और अगले ही पल सबके सामने एड्रियन पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड्स में वो उसे अपने जबड़ों में दबोचकर गहरे पानी में ले जाती है। एड्रियन की चीखें धीरे धीरे हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। अब इस खौफनाक गुफा में सिर्फ 3 लोग बचे थे, सैरा, मैक्स और जेम्स। वो तीनों समझ चुके थे कि अगर उन्हें जिंदा बाहर निकलना है तो अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। लेकिन डर इतना ज्यादा था कि कोई भी दोबारा पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब इसी दौरान मैक्स अपने बैग से गुफा का नक्शा निकालती है। सैरा उसको ध्यान से देखती है और कहती है कि अगर वो इस दूसरे रास्ते से जाएं, तो शायद बिना शार्क के सामने आए बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मैक्स उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि इस टीम की लीडर वही है और सभी लोग वहीं जाएंगे जहां पर वो कहेगी। मजबूरी में सैरा और जेम्स उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान रास्ता रोककर खड़ी दिखाई देती है। तीनों उसको ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं कि अगर किसी तरह इस चट्टान के ऊपर चढ़कर दूसरी ओर पहुंच जाए तो शायद शार्क उनका पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिलहाल वो दूसरी ओर फंसी हुई थी। यही सोचकर वो बहुत सावधानी से चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे की चट्टान अचानक टूट जाती है। मैक्स का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे नीचे पानी में गिरने लगती है। सैरा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स का पूरा वजन संभालना उसके लिए नामुमकिन था। आखिरकार मजबूर होकर सैरा को उसका हाथ छोड़ना पड़ता है और मैक्स नीचे पानी में गिर जाती है। उसे अकेला छोड़ना दोनों के लिए आसान नहीं था, इसीलिए अगले ही पल सैरा और जेम्स भी बिना देर किए पानी में छलांग लगा देते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। ये सुरंग इतनी तंग थी कि कहीं कहीं गुफा की छत और पानी के बीच थोड़ी सी हवा फंसी हुई थी। तीनों जब भी ऐसी जगह पहुंचते, कुछ सेकंड रुककर सांस लेते और फिर आगे बढ़ जाते। उधर शार्क लगातार उनका पीछा कर रही थी, लेकिन सुरंग इतनी संकरी थी कि उसका विशाल शरीर अंदर ही नहीं घुस पा रहा था। वो बार बार पूरी ताकत से हमला करती है, लेकिन हर बार चट्टानों के बीच वो फंस जाती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर सैरा, मैक्स और जेम्स धीरे धीरे उस खतरनाक गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार सैरा और मैक्स उस संकरी सुरंग को पार कर लेते हैं, लेकिन जेम्स की किस्मत उसका साथ नहीं देती है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी ऊपर से एक भारी चट्टान टूटकर सीधा उसके ऊपर गिर जाती है। जेम्स वहीं पर बुरी तरह फंस जाता है। सैरा और मैक्स पूरी ताकत लगाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन चट्टान इतनी भारी थी कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती। दर्द से तड़पते हुए जेम्स मुस्कुराने की कोशिश करता है। वो धीमी आवाज में दोनों से कहता है कि वो उसके लिए अपना समय बर्बाद ना करे।
अगर वो यहीं पर रुके तो तीनों की मौत तय है, इसलिए वो दोनों तुरंत वहां से निकल जाएं। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि अब उसे अपनी मौत का एहसास हो चुका है। मजबूरी में सैरा और मैक्स भारी मन से उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे वो दोनों ऊपर पहुंचते हैं, मैक्स खुद को संभाल नहीं पाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन उन्हें दुख मनाने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि कुछ ही देर बाद वही विशाल शार्क उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाती है। घबराकर मैक्स पानी की एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाती है, जबकि सैरा जानबूझकर शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचती है ताकि मैक्स को बचने का मौका मिल सके। किसी तरह वो दोनों फिर से वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भागते भागते वो फिर से उसी जगह पर वापस पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। यानी वो पूरी गुफा का चक्कर लगाकर दोबारा वही लौट आए थे। ये देखकर वो दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि जेम्स का बलिदान और अब तक की उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई है। इसी पल पहली बार सैरा भी मैक्स से सख्त लहजे में बात करती है। वो कहती है कि अब बहुत हो चुका। अगर वो हर बार बिना सोचे समझे फैसला लेते रहे तो वो कभी भी इस गुफा से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अब आगे वही होगा जो वो कहेगी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैक्स भी अपनी गलती मान लेती है और सिर हिलाकर उसकी बात मान जाती है। इसके बाद सैरा सबसे पहले उसे पूरी तरह शांत रहने के लिए कहती है। वो उसके हेलमेट की लाइट भी बंद कर देती है। वो दोनों सिर्फ टॉर्च भी तभी जला रही थी जब उन दोनों को उसकी जरूरत थी। बाकी समय वे बिना कोई आवाज किए बेहद सावधानी से आगे बढ़ती रहती है। जहाँ पानी कम गहरा था वहाँ खतरा भी कम था, लेकिन जैसे ही वो दोबारा गहरे पानी में पहुंचती है, शार्क फिर से उनका पीछा करना शुरू कर देती है। इस बार उसका निशाना मैक्स थी। ये देखकर सैरा तुरंत अपने बैग से फ्लेयर गन निकालती है और जानबूझकर शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। उसकी ये योजना सफल हो जाती है। शार्क तुरंत दिशा बदलकर सैरा की ओर बढ़ने लगती है। अब जैसे ही वो उसके बिल्कुल करीब पहुंचती है, सैरा सही समय देखकर जलती हुई फ्लेयर सीधे उसके खुले मुंह के अंदर फेंक देती है। अचानक तेज रोशनी और गर्मी की वजह से शार्क बुरी तरह घबरा जाती है। कुछ पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो तेजी से दूसरी दिशा में तैरते हुए वहां से दूर चली जाती है। फिलहाल के लिए खतरा टल चुका था। इसी बीच मैक्स दर्द से कराहते हुए सैरा से कहती है कि उसके हाथ में बहुत गहरी चोट लगी है। अब वो अकेले आगे नहीं बढ़ सकती है। वो सैरा से विनती करती है कि उसको छोड़कर कहीं मत जाना। सैरा बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराकर कहती है कि सच्चे दोस्त आखिरी सांस तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। वो दोनों यहाँ पर साथ आए थे और साथ ही बाहर निकलेंगे। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें ऊपर की तरफ एक छोटा सा छेद दिखता है। दोनों को पहली बार लगता है कि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है। सैरा किसी तरह ऊपर चढ़कर बाहर झांकती है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी हिम्मत तुरंत टूट जाती है। गुफा का मुंह समुद्र के किनारे से काफी ऊंचाई पर था। अगर वो उसी समय बाहर निकलने की कोशिश करती तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर उनके पैर टूट सकते थे, और उस हालत में समुद्र किनारे फंसे रहना मौत को खुद बुलाने जैसा था। यही सोचकर सैरा दोबारा नीचे लौट आती है। वो मैक्स से कहती है कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रात होने पर समुद्र का पानी ऊपर आएगा और पानी का स्तर बढ़ने के बाद बाहर निकलना पहले से आसान हो जाएगा। वो दोनों यही बैठकर रात होने का इंतजार करने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समुद्र का पानी भी लगातार ऊपर उठने लगता है। अब दोनों एक आखिरी योजना बनाती हैं। प्लान के मुताबिक सबसे पहले सैरा ऊपर चढ़ेगी। बाहर पहुंचकर वो रस्सी को किसी मजबूत पेड़ से बांध देगी, जिसके बाद मैक्स उसी रस्सी के सहारे ऊपर आएगी और फिर दोनों हमेशा के लिए इस खतरनाक गुफा से बाहर निकल जाएंगी। योजना के अनुसार सैरा किसी तरह ऊपर पहुंच जाती है। वो रस्सी को पूरी मजबूती से एक पेड़ के तने से बांध देती है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए रस्सी का दूसरा सिरा सैरा अपनी कमर से बांध लेती है ताकि किसी भी हालत में उसका संतुलन ना बिगड़े। अब मैक्स धीरे धीरे रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दी है, लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर से वही विशाल शार्क एक बार फिर से हमला कर देती है। इस बार वो सीधे मैक्स के पैर को अपने जबड़े में जकड़ लेती है। एक तरफ शार्क पूरी ताकत से मैक्स को नीचे पानी की तरफ खींच रही थी, जबकि दूसरी ओर सैरा अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी।
कुछ पल के लिए ऐसा लगने लगा था कि दोनों की जिंदगी अब सिर्फ उसी रस्सी के सहारे टिकी हुई है। हालात को समझते ही सायरा बिना एक पल गवाए अपना चाकू निकालती है और रस्सी काट देती है। रस्सी कटते ही वो खुद तो किसी तरह शार्क के सीधे हमले से बच जाती है, लेकिन इस पूरी जद्दोजहद में उसका शरीर भी बुरी तरह घायल हो चुका था। अब उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो दोबारा उसी ऊंची चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर सके। सायरा पूरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक मगर शानदार योजना आती है। वो धीरे धीरे चट्टान के बिल्कुल किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और जानबूझकर शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है। अब जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। गुस्से से बेकाबू शार्क पूरी रफ्तार से उसकी ओर हमला करती है, लेकिन आखिरी पल में सायरा अपने पैर पीछे खींच लेती है। नतीजा ये होता है कि शार्क पूरी ताकत के साथ सामने मौजूद विशाल चट्टान से टकरा जाती है, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार, और हर टक्कर के साथ पूरी गुफा जोर जोर से कांपने लगती है। अब जिस चट्टान से शार्क टकरा रही थी वो पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। लगातार हो रहे इन जबरदस्त हमलों की वजह से उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगती हैं। दूसरी ओर लगातार टक्कर मारते मारते शार्क भी थक चुकी थी, लेकिन आखिरी बार वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हमला करती है। और बस यही वो पल था जिसका इंतजार सायरा कर रही थी, क्योंकि जैसे ही शार्क उसकी तरफ झपटती है सायरा सही समय पर रस्सी छोड़कर तेजी से एक तरफ हट जाती है, और अगले ही पल शार्क पूरी रफ्तार से चट्टान से टकरा जाती है। इस बार टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पूरे इलाके में धमाका गूंज उठता है और विशाल चट्टान टूटकर बिखरने लगती है। जो रास्ता अब तक बहुत संकरा, ऊंचा और लगभग बंद था वो पूरी तरह खुल जाता है। सायरा एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती है। वो तुरंत उस नए बने रास्ते से बाहर निकल जाती है, और जैसे ही वो गुफा से बाहर आती है उसके सामने खुला आसमान और डूबते हुए सूरज का बेहद खूबसूरत नजारा होता है। समुद्र की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है और वो पहली बार खुलकर सांस लेती है। इतनी लंबी और जानलेवा जंग के बाद आखिरकार वो इस खौफनाक गुफा से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। उसके चेहरे पर राहत और सुकून साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने सिर्फ मौत को नहीं हराया था बल्कि अपनी हिम्मत और समझदारी के दम पर नामुमकिन लगने वाली लड़ाई भी जीत ली थी, जिसके साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द डेविल्स माउथ की ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।